पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, कुछ गलत तो नहीं बोला? आई हैव टेकन संन्यास फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि भारत की जो जनता है वो कहती है तुम हमारे लिए काम करो ना करो, हमारे अहंकार को संतुष्ट करो। हमारे यहाँ कुत्ता बच्चा दे तो तुम आओ, और सिर्फ आओ नहीं, 2 बच्चा गोद में लो, हमारे साथ सेल्फी खिंचाओ, और बोले यार ये तो शेर के बच्चे लग रहे। ना हो पाएगा नंबर। दूसरों को राजा बनाने का ख्वाब दिखाने वाला खुद तो राजा बन नहीं पाया, अब वो संन्यास ले रहा है। जब मैं आईएएस नहीं बना तो आज मेरे पास कम से कम 2000 आईएएस है इंडिया में। तो अगर मैं गद्दी पर नहीं में बैठा तो मुन्ना बैठेगा। लोग कहते हैं कि ओझा सर हैं, बकैती करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं, ओशो की कहानियों की बातें करते हैं। बकैती बड़ा प्यारा शब्द है, पर एक बात ये भी मानते हैं कि जितने लोग कहते हैं वो मेरे सामने एक बार आके बैठ के मुझे हराए पब्लिकली। ओशो ने क्या किया? पतंजलि सूत्र लिखा, कबीर सूत्र लिखा, कृष्ण सूत्र लिखा। लोगों ने वो नहीं पढ़ा, लेकिन लोगों ने कहा सेक्स गुरु संभोग के बारे में बता रहा है। अबे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बताएगा नहीं, दवाई ढूंढ रहे हो। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों में जेनजी को काफी इन्वोक कर रहे हैं। इनको आप जाति के नाम पे नहीं घुमा सकते हो। इनको मतलब है किससे? इकोनॉमी से। इनको पैसा चाहिए। तो 2029 का जो चुनाव होगा उसमें इस जेनजी का बहुत बड़ा। कैसा फ्यूचर दिखता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का? एआई जनरेशन जेनजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन आईएएस। उसको पता है वीडियो बनाएंगे और डीएम साहब इसे सीधे खड़े नजर आएंगे। तो जब किसी की औकात घटेगी तो वहां जाने वालों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? स्कूल में आप जाके पढ़ो, क्या बना देगा? ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बना देगा, डॉक्टर बना देगा, लेकिन अगर विजडम नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। What should be done to change this country? हर वो कंट्री जहां की एजुकेशनल सिस्टम महान है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी महान है। आज अगर हम देखें कौन है जो पाकिस्तान पढ़ने जाना चाहता है? किसका सपना है? किसका सपना है कि भैया काबुल यूनिवर्सिटी नाम ले जाता तो बम बनाना सीख लेते भैया। Hello and welcome to ANI Interviews. I am Naman Yadav. With me today is Awadh Ojha, part-time politician, UPSC coach, motivational speaker, and an educator. Thank you, sir. Thank you for having conversation with ANI. Part-time politician, कुछ गलत तो नहीं बोला या भी? नहीं, बहुत अच्छा बोला। और आज मैं ANI पे एक बढ़िया सा डिस्क्लोजर करने जा रहा हूं कि आई हैव टेकन संन्यास फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। रीजन मैं बताऊं क्यों। देखो यार, मेरा जो पॉलिटिकल आइडियल है वो है डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। ये लोग मेरे आइडियल हैं। द पीपल हु हैव अ वेट इन देम, इनके अंदर दम है, और जो कुछ जिनको पता है कि राजनीति क्या है और इसमें करना क्या है। तो राम मनोहर लोहिया जिसने जर्मनी से इकोनॉमी में पीएचडी कर रखी है, वो भाई ये नहीं करेगा कि वो आदमी गली गली सबका जाके पैर छू रहा है। तो मान लो आज मैं 50+ हूं और 70 तक मैं चुनाव लड़ूं, तो मतलब मैं 4 चुनाव और लड़ सकता हूं। मैं चारों हार जाऊंगा, क्योंकि भारत की जो जनता है वो कहती है तुम हमारे लिए काम करो ना करो, हमारे अहंकार को संतुष्ट करो। हमारे यहाँ कुत्ता बच्चा दे तो तुम आओ, और सिर्फ आओ नहीं, 2 बच्चा गोद में लो, हमारे साथ सेल्फी खिंचाओ, और बोले यार ये तो शेर के बच्चे लग रहे। ना हो पाएगा नमन भाई, ये सब नहीं हो पाएगा। हम अगर विधायक बनते, सांसद बनते, तो हम जनता का काम करते कि तुम्हें वेलफेयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एक पॉलिटिशियन का काम। जैसे लोग कहते हैं ना कि पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस। नो, पीपल आर सफरिंग इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ देयर ओन एटीट्यूड। अपनी वजह से सफर कर रहे हैं। नेताजी आए पैर छू लें। नेता का काम क्या है कि अगर किसी घर में कोई बीमार है तो उसे जाना चाहिए, जहां जरूरत है वहां उसे जाना चाहिए। पर नेता सबका बर्थडे अटेंड कर रहा है। मैं जब पार्टी में वो घूमता था, तो अब एक तो इलेक्शन का वो प्रचार, ऊपर से हर दिन कहीं बर्थडे है, कहीं डेथ है, कहीं ये है। अच्छा, डेथ में तो घर जाना है भाई, ठीक है, अपने लोग हैं, लेकिन बर्थडे आदमी फोन पे फोन किया, अरे भैया आए नहीं भैया अभी तक। तो हम तो चुनाव ना जीतेंगे इस कंट्री में, वो जीतेंगे ही नहीं। तो जो मैं जानता हूं कि मुझे समझ में आ गया, और हिंदुस्तान की जनता को ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं करेगी, अगर उसे अहंकार करने वाला पॉलिटिशियन चाहिए कि मेरे अहंकार को संतुष्टि करे,
फिर तो यार वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, वो सब चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। भाई क्या सुप्रीम कोर्ट का लॉयर चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ेगा, पर उसकी सोशल स्टेटस इतनी प्यारी है, वो कहेगा यार मैं जाऊंगा पैर छूने के लिए लोगों का। तो आज मैं एएनआई पे कहता हूं कि आई हैव टेकन संन्यास फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। एक्टिव पॉलिटिक्स, राजनेताओं से तो मिलूंगा ही, पार्टियों से तो रिलेशन रहेंगे ही, राय तो उन्हें दूंगा ही, तो ये तो चलेगा। आपकी बहुत वीडियोस वायरल होती हैं कि मैं राजा बनाने आया हूं लोगों को, तो ट्रोल भी बोलते हैं कि दूसरों को राजा बनाने का ख्वाब दिखाने वाला खुद तो राजा बन नहीं पाया, अब वो संन्यास ले रहा है। ना, दूसरों को राजा बनाया चाणक्य ने, और झोपड़ी में रहता था वो आदमी। एक शासन है बाहर का, एक शासन है अंदर का। मैं गांव से आया, मेरे फादर क्लर्क, मैं दिल्ली पहुंचा, मेरे जेब में 20 रुपए। मैं अभी एक मुंबई के पॉलिटिशियन है अबू आजमी, मैं उनके एक प्रोग्राम में था, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अवध भाई 70 रुपए लेकर मैं मुंबई आया था, 70। और आज उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। गोविंदी जहाँ से विधायक है वहाँ, मतलब पूरा स्लम एरिया है, और वो आदमी वहाँ, कल मैं शो देख रहा था, बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, कराटे, पढ़ाई लिखाई। तो सिर्फ पद पा जाना इज नॉट अ सक्सेस। वो आदमी, मैं टिकट मांगने थोड़ी गया था किसी से, मुझे पार्टी ने बुलाया, केजरीवाल जी ने बहुत सम्मान दिया, मेरा जिंदगी भर उनके प्रति रहेगा कि लोगों का जो उनके प्रति परसेप्शन है कि केजरीवाल इज एरोगेंट मैन और केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल नो, ही इज अल्टीमेट वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, जिसके पास एक जबरदस्त विजन है। तो अब लोगों को लगता है कि भैया तुम तो इस दुनिया में सबके सफलता के अपने मतलब है, चाणक्य सफल नहीं है, उसका चेला राजा है। क्या दूसरे को राजा बना रहे, खुद क्यों नहीं बन गया? जब मैं आईएएस नहीं बना तो आज मेरे पास कम से कम 2000 आईएएस है इंडिया में। तो अगर मैं गद्दी पर नहीं मैं बैठा तो मुन्ना बैठेगा, पर गद्दी पर कोई ना कोई तो बैठेगा ही। तो ये खेल तो चलेगा। और मेरा मानना ये है कि योर लाइफ शुड रन ऑन योर परसेप्शंस। लोग हैं, उनको मजा आता है, उनको बोलते रहना चाहिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोग। कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। लोग कहते हैं कि ओझा सर हैं, बकैती करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं, ओशो की कहानियों की बातें करते हैं। रील और रियल लाइफ पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंट होता है। जब वो सड़क पे आए तब उन्हें पता चल गया कि बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बकैती बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत। मैं हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। मैंने पूछा यार एक बात बताओ, कितना पढ़े हो? आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये करेंसी सिस्टम कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। नेशन कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। तब मुझे लगा कि अच्छा, ओहो, जैसे ओशो ने क्या किया? पतंजलि सूत्र लिखा, कबीर सूत्र लिखा, कृष्ण सूत्र लिखा, लोगों ने वो नहीं पढ़ा। उस आदमी की 300 लेक्चर्स हैं दुनिया की सारी पर्सनैलिटीज पर, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से। कौन सा दुनिया का फेमस आदमी है जिस पे ओशो ने डिस्कशन नहीं किया? लेकिन लोगों ने कहा सेक्स गुरु, संभोग के बारे में बता रहा है। अबे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बताएगा नहीं, दवाई ढूंढ रहे हो। ये देश है जहां 22 साल का लड़का, मेरे एक दोस्त हैं कृष्णा मिश्रा, लक्ष्मी नगर में, कि मेडिकल की दुकान है, तो बेचारे हमको कोई बताते हैं, कहते हैं भैया 20-20 साल के लड़के वियाग्रा लेके जाते हैं। तो जब 20 साल का लड़का वियाग्रा जिस कंट्री में लेके जा रहा है, तो ओशो सेक्स की बात नहीं करेगा? हाँ, मारे डाल रही पत्नियां, कोई नीले ड्रम में डाल दे रहा है, कोई बोरे में भर दे रहा है, क्योंकि उसका घर तो तुम छुड़वा लाए, और न पेट भर पा रहे हो, न मन भर पा रहे हो, न दिल भर पा रहे हो, मारेगी नहीं? तो जरूरत है उसकी। तो अरे बुद्ध को भगा दिया इस कंट्री से, क्या कह रहा था वो आदमी? ध्यान करो, एनलाइटन योरसेल्फ, आत्मदीपक भव, अपना दीपक जलाओ। भारत के लोगों ने कहा भाई दीपक ऊपर, हम अंधेरे में रहने के आदी हैं, हम दीपक ऊपर तो ना जलाएंगे।
आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, टर्क आए, मंगोल आए, वो तैमूर आया, काट के गया इनको। फिर वो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर नादिर शाह। आदमी एक बार मार खाता है, सुधर जाता है। इस देश का आदमी पिछले 2000 से मार खा रहा है, पर कहता क्या है, भैया मुगल हमको लूटे थे। अच्छा, और वो क्लाइव तुम्हारा फूफा है? 55 लाख रुपए मीर जाफर ने दिया था उसको सिर्फ सत्ता पाने के लिए। वॉटसन का क्लाइव भर भर के बोरे में पैसा लेके गए, लेकिन इस देश के आदमी को नरेटिव दे दिया कि भैया मुगलों ने भैया बड़ा अत्याचार किया भैया। अच्छा, कैसे? अरे भैया बहुत अत्याचार किया भैया। औरंगजेब जो था भैया ना, वो 10 लाख हिंदुओं को मार कर डेली, तब भैया वो खाना खाता था। अच्छा, 10 लाख? हाँ भैया। तो 365 दिन, और उसमें 51 साल उसने शासन किया। हमने कहा जोड़ घटा लिया करो। अरे कहते थे कि एक आदमी को डेली मारता था तो मजा भी आता। बदनामी करना है तो लॉजिकली करो ना। तो जो इस तरह की बातें करते हो अवध ओझा को पकड़ नहीं करेंगे। जब इलेक्शन चल रहा था, मैंने कहा था भाजपा के नेताओं से, आओ रामचरितमानस पे बहस कर लो। तो इस देश में एक बड़ी प्यारा खेल है, वैसे तो है पूरी दुनिया में, इस देश में ज्यादा है, कि सामने वाले को मेंटली टॉर्चर करो, डिप्रेशन में ले आओ, पर हमको ना ले जा पाओगे। हम निकले हैं मिट्टी से, बहुत ही सामान्य स्तर से ऊपर की तरफ आए। इन सब खेलने का मैं आदी हूं। तो बकैती वाली बात ये हो गई। दूसरी बात सेक्स की बात। मैंने कहा कि जहां 20 साल का लड़का वियाग्रा खा रहा है, भाई ठप करें लड़की शैतान थी, लड़की शैतान थी। लड़कों को भी तो देखो, सिर्फ लड़कियों को ही गाली दोगे। लड़का भैया आप किसी का घर छुड़वा के ला रहे हो तो ताकत पे ही तो लाए होगे। गए तो थे घोड़े पर बैठ के, तलवार लगा के, 200 बाराती ले गए थे, और पत्नी को कुत्ता दौड़ा लिया और तुम पेड़ पे चढ़ गए, तो वो बेचारी घबराएगी नहीं? अरे भाई, इसीलिए तो पहले औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था कि गुलाम, पत्नी नहीं गुलाम। अब स्त्रियां आजाद हैं। अब अगर उनको पता चल गया कि भाई तू तो शादी किया, तू तो नौकर रखने के काबिल नहीं है, तो मारेंगे नहीं। तो आचार सेक्स की बात करता था कि आंतरिक ताकत बढ़ाओ। वही मैं भी कहता हूं। कितने लड़के हैं जो, एक शो हो रहा था दिल्ली में, तो एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा वो बताती हैं बेचारी, डॉक्टर क्यूटेस कुछ नाम है उनका, ऐसे बड़ी प्यारी सी लेडी है और बड़ा अच्छे राय देती हैं सेक्स के मुद्दों को लेकर। मतलब 50 लड़के हाथ हो रहे हैं कि मास्टरबेशन कर ले। और अब जबकि सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चा हर चीज का एक्सेस पा जाएगा। वो ब्लू फिल्म देखेगा, अब नहीं रोक पाओगे। 1990 में रोक सकते थे, अब नहीं रोक पाओगे, कहेगा पढ़ रहा हूं। तो अब इस मुद्दे पे बात करना जरूरी हो गया है। और क्या था तीसरी बात? सेक्स की कहानियां, ओशो और बकैती, बस यही। ओशो तो भाई देखो, जिस आदमी ने पोप से कहा कि आओ तुम हमसे बात कर लो, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट आदमी है, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे कुमार विश्वास हो, कोई भी, अब सब कहते हैं यार ओशो को एक बार पढ़ना चाहिए। चिंतन, परसेप्शन, सोच, दर्शन, सबका भंडार है वो आदमी। एक किताब सिर्फ शिव सूत्र, अगर उस आदमी की सिर्फ एक किताब कोई पढ़ ले, शिव सूत्र, उसका पूरा जीवन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिर्फ उसमें से एक लाइन समझने पे कि अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो तुम पशु से बदतर हो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन के मालिक हो गए तो इस जमीन से लेकर आसमान तक तुम जहां जहां कब्जा करना चाहोगे करोगे। कितनी प्यारी बात है भाई। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के लड़के, गरीब वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में आता है, अच्छे घर के लड़के, 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है दिल्ली में, एक नौकर खाना बनाने के लिए रखा गया है, वो नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हैं। कौन परेशान कर रहा है भाई? अगर मैं पकैती करता हूं, मानते हैं ना आप? करते हैं? अरे बहुत एक्सेप्ट करते हैं, पर एक बार ये भी मानते हैं कि जितने लोग कहते हैं
वो मेरे सामने एक बार आके बैठ के मुझे हराए पब्लिकली। जिन्होंने भी कभी टीवी वूवी पे कहा है वो कभी आए मेरे साथ बैठे और साबित करें इस बात को। बस एक विषय है जिस पे मैं कमजोर हूं थोड़ा सा, राजनीति, मैथमेटिक्स, कॉस टैन थीटा, इस पे थोड़ा सा कमजोर। राजनीति में कमजोर नहीं हूं मैं। 2 महीने में 20 दिन का टाइम मिला था मुझे इलेक्शन का, वो भी तब जब सरकार 10 साल शासन कर चुकी थी और एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई थी। हालांकि उस हार की जिम्मेदारी मैंने ली। आपने बोला आपको हराने के लिए प्रधानमंत्री को आपके ओपोनेंट का पैर छूना पड़ा। वो तो उसका ऑन रिकॉर्ड है, छू ही रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है ना। मोदी जी को सबसे डर नहीं लगता, मोदी जी को डर लगता है कि ये आदमी अगर बैठ गया विधानसभा में तो इतना शोर मचाएगा। भाई जब गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह विधानसभा में बैठने लगे तभी तो अंग्रेजों को डर लगा कि अरे भाई ये हमको विधानसभा में, हालांकि मैं पटपटगंज के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा हूं, इन लोगों ने मेरी इज्जत रखी। मतलब मैं आने वाले समय में किसी न किसी तरह पटपटगंज के लोगों का ऋण चुकाऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, मेरे साथ आके खड़े हुए और कंधे से कंधा मिला के रखे। मतलब 8-10 लोग तो, जैसे मैं बात कर रहा था कृष्णा मिश्रा की ही बात कर रहा था, और अनुज गुप्ता एक लड़का है, और अनूप तिवारी हैं, मनीष राय हैं, एक हमारे असलम भाई हैं, ऐसे मतलब हैं 10-12-15 लोग। एक हमारे भोले तिवारी भैया हैं, वो हैं तो, और साबिर भाई हैं हमारे, वो तो बेचारे रुपया पैसा और न जाने क्या। तो मैं तो रेडी रहूंगा पटपटगंज का, क्योंकि अगर मेरी जमानत जब्त हो जाती तो फिर तो भाई साहब बड़ा पड़ा। सिर्फ मुझे पटपटगंज में बीजेपी ने हराया, वो भी बेईमानी से, 2000 पर वोट, और राती में लगा दी इंक। हमको भी सब पता है, लेकिन खेल और राजनीति में हार होती ही नहीं। पहली बार हमारी देश की महिलाएं वर्ल्ड कप लेके आई हैं साउथ अफ्रीका को हरा के। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी बार पहल पिछले हारी, वो सीखती गई, मारा पटक दिया उठा के साउथ अफ्रीका। उन सब महिलाओं को सम्मान और बधाई। तो राजनीति और खेल में हार नहीं होती। तो आप तो संन्यास ले रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसकी वजह यह है ना, अब लोग हमसे आशा करते हैं कि भैया, हाँ भैया वो ऐसा है कि कुत्ता ने बच्चा दिया है, आप आ जाते तो बड़ा अच्छा था। नहीं हो पाएगा यार, वो मैं अहंकार की पूर्ति क्या नहीं कर सकता लोगों की। मैंने बहुत करीब से पकड़ा लोगों को, नाराज हो जा रहे हैं। कहाँ है भैया? यहाँ हो, बताओ। अरे 7-8 लोग आए थे, फोटो खिंचवाना था। तो अब जो यही काम कर सकते हैं कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी सबका घर में जाकर पैर छू ले रहे। वो जीत रहे हैं, फिर लूट रहे। तो जनता कह रही कि भैया नेता बहुत बदतमीज है। कोई नेता बदतमीज नहीं। जैसे तुम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, हैं भाई, कोई ब्राह्मण कहेगा कि हम ब्राह्मण डॉक्टर से ही हार्ट सर्जरी कराएंगे, चाहे 50 लोग उसकी सर्जरी से मरे ही क्यों ना हो। कोई दलित बोलेगा कि हम तो भैया कोई दलित डॉक्टर से ही सर्जरी कराएंगे, चाहे उससे 100 लोग मरे ही क्यों ना हो। वो तो कहेगा भैया अच्छा डॉक्टर चाहिए। पंडित है, अरे यार क्यों पंडित कह रहे हो। तो जैसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छा वकील ढूंढते हो, ऐसे अच्छा नेता भी ढूंढ लो, तो तब इस देश का जाके कुछ होगा। नहीं तो चीजें चलेंगी। हालांकि परिवर्तन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो तो बदलेगा। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो लड़के एआई जनरेशन वाले हैं, ये क्रांति करेंगे। जेनजी पे थोड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों में जेनजी को काफी इन्वोक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जेनजी कोई रेवोल्यूशन ला सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो या सोशल चेंज हो। बार बार अपनी वीडियोस में, अपनी रैलीज में जेनजी से अपील करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत का जेनजी कुछ करने काबिल है, या बस वो आईफोन के लिए लाइन में खड़ा हो सकता है? नहीं, ठीक है, आईफोन के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है तो वो कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है, उसको रील ज़्यादा बनानी है तो आईफोन तो चाहिए ही चाहिए। वो भी हर बार आईफोन एक नया वेरिएशन दे देता है। लेकिन जेनजी को पढ़ना भी चाहिए। निश्चित तौर पर ये जेनजी करेगी रेवोल्यूशन, निश्चित तौर पर। उसकी वजह मैं बताऊं क्यों करेगी। ये लड़के जो मैं इनको देखता हूं अब,
इनको आप जाति के नाम पे नहीं घुमा सकते हो, क्योंकि इसी मोबाइल की वजह से इनको पूरी दुनिया की जानकारी है और इनको मतलब है किससे? इकोनॉमी से। इनको पैसा चाहिए। ये किसी नेता के पीछे नहीं घूमेंगे, ये बैठे 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 हैक कर देंगे। ये सब टैलेंटेड, ये दूसरी तरह का टैलेंट वाला जनरेशन पैदा हो रहा है। तो 2029 का जो चुनाव होगा उसमें इस जंजी का बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा। तो वो 2029 के चुनाव को देख के अभी से प्लानिंग कर रहे हैं जंजी को टैप डेफिनेटली उनका कोई सलाहकार होगा जिसने उनको ये बात बताई। भाई उनके पास भी अच्छे अच्छे सलाहकार तो होंगे ही, तो किसी ने बताया होगा ये बात कि 29 और 34 में तो जंजी पूरा काबू कर लेगी। 34 तो जंजी का इलेक्शन होगा। फिर तो अगर किसी ने स्पीच में जाके कहा कि हम कट्टा चलाएंगे, अरे जंजी तो बोलेगा अरे यार ये कौन आदमी है, ये चैट जीपीटी जानता है? नहीं साहब। परप्लेक्सिटी जानता है? नहीं साहब। अरे बोले हटाओ यार, इसको कौन वोट देगा? 34 का जो वोट होगा वो परप्लेक्सिटी पे होगा, वो चैट जीपीटी पे होगा, वो एआई पे होगा। ये बच्चे एकदम नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एआई पे आते हैं, आपको कैसा फ्यूचर दिखता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का? आपको लगता है कि चैट जीपीटी आने के बाद, ऑनलाइन जब से सारी चीज़ें हुई हैं, इतना कुछ मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, फ्री है, आप जाके पढ़ सकते हैं, क्यों एक बच्चा बिहार या पटना या किसी भी साइड से कोटा जाए जब वो अपने घर पे बैठ के पढ़ सकता है, फ्री में एक्सेस पा सकता है? इज इट ऑल अबाउट माहौल, या कुछ ज़्यादा ही इसको एग्जैजरेट कर दिया कि माहौल नहीं बन पाता घर पे, बाहर जाके पढ़ना चाहिए? हाँ बता ना, नाच नावे आंगन टेढ़ा, माहौल सब जगह होता है। मैं बता रहा हूँ, पोस्ट कोविड बहुत कुछ बदल गया। एक नई दुनिया पैदा हुई पोस्ट कोविड के बाद, बिल्कुल नई। तो नोकिया जब उस नई दुनिया को नहीं समझ पाया तो नोकिया गायब हो गया। क्या जलवा था नोकिया का। लेकिन नोकिया, जो भी व्यक्ति टाइम को नहीं समझेगा, जैसे मुसलमान है, ये टाइम को नहीं समझते। भाई एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन यूरोप को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आप मदरसा का चलाते हो, चलाओ, पर उसको क्यों नहीं आप मॉडर्न एजुकेशन के पैरेलल पे बेस करते हो? भाई एक टाइम था जब मदरसा से कौन पढ़ा हुआ था? राजा राम मोहन रॉय, प्रेमचंद। कितना बढ़िया एजुकेशन उस वक्त रहा होगा। तो जो भी टाइम के साथ नहीं चलेगा ना, वो मारा जाएगा। अब क्या हुआ? पहले क्या होता था पोस्ट कोविड, 2010 की बात बता रहा हूं, वाजीराम में एडमिशन खुलता था और लाइन लग जाती थी भाई साहब। 9 बजे का टाइम होता था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और 9:05 पे बैचेस फुल। एक साथ 10 बजे आए, बोले भैया एडमिशन लेना, बोले खत्म हो गया। खत्म हो गया? अरे 10 बजे रहे भैया। अरे भैया बोले 9:05 पे साइट क्लोज हो चुकी थी। ये जलवा था। अच्छा उसमें था क्या? कोई ऐसा तो था नहीं, तो लोग जान नहीं पाते थे कि कोचिंग होती क्या है। तो लड़के आए आते थे। उन लड़कों में से, जैसे मान लो 10,000 लड़के आ गए, तो 10,000 लड़कों में से 7,000 को पता चल जाता था एक महीने बाद कि हम लोगों से ना हो पाएगा। ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, पर वो लाइन उनके लिए नहीं है। मतलब नहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं बैठ सकते 8 घंटा, संगत उस तरह की नहीं बना सकते। कमजोरी की बात नहीं है, वो लाइन ही नहीं है हमारी। मतलब सलमान खान क्रिकेटर बन जाए और सचिन तेंदुलकर एक्टर बन जाए तो दोनों फ्लॉप हो जाएंगे। दोनों फ्लॉप हो जाएंगे क्योंकि वो उनकी लाइन नहीं है। अब क्या हुआ? पोस्ट कोविड के बाद वो जो देखने आते थे लड़के, उन्होंने कहा भाई देखना ही तो है, ऑनलाइन ले लो। उसमें से कुछ लोगों ने कहा भाई फ्री टेलीग्राम पे पड़ा है, किसका नोट्स चाहिए? अब 2 जगह ले जाओ। किसके वीडियो चाहिए? विकास देवकृति के, ले जाओ। तो इन लोगों ने वहां से जब देखना शुरू किया फ्री, तो जो चीज ये 2 लाख दे के समझते थे एक महीने बाद, वो अब वो समझ जा रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, एआई जनरेशन जेनजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन आईएएस। उसको पता है एक वीडियो बनाएंगे और डीएम साहब इसे सीधे खड़े नजर आएंगे। उसको सोशल मीडिया की ताकत पता है कि एक वीडियो बनाएंगे ऐसे सड़क पे कूड़े की और ट्विटर पे डालेंगे। अब वो जो सामंत शाही थी ब्यूरोक्रेसी की, वो खत्म हो रही है। क्यों लोग प्रभावित थे? डीएम साहब।
हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। लोग हाथ जोड़े खड़े, साहब भाई बाप। अब तो लड़के ट्रेन में बैठ के डाल दिए रेल मिनिस्टर को, वॉशरूम में डिब्बा नहीं है, अगले स्टेशन पे डिब्बा आ गया जी साहब। तो जब किसी की औकात घटेगी तो वहां जाने वालों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? ये पोस्ट कोविड जनरेशन जो है, इसको कौन बैठा के 2.5 घंटा पढ़ाएगा? इतनी स्पीड में है ये। 8 घंटे बैठ के ये सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, इनसे नहीं हो पाएगा। तो ये 2 फैक्टर बहुत प्यारे, बड़े स्ट्रांग साबित हुए। एक कि उनको फ्री में पता चल गया कि भैया ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाए, और दूसरा कि जाना ही नहीं। करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे केसेस देखे, आईएएस आईपीएस को घरों से करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त होती है, रेड होती है। ये हमेशा से कल्चर पावर के साथ पैसे का भी रहा है क्या? मैं आईएएस बनूंगा तो पावर तो होगी, साथ ही साथ अनलिमिटेड पैसा भी होगा, एक्सेस भी होगा। बस यही 2 वजह हमेशा से हुआ करती थी। रुतबा मिलेगा सोसाइटी में, बढ़िया शादी होगी। नमन भाई किस कंपनी की घड़ी पहनो? अरमानी। 30,000 की? पता नहीं। 50,000 की होगी? नहीं, इतने की तो नहीं। 30,000 की होगी। 10-15 हज़ार की होगी। नहीं, अच्छी लग रही, 30,000 की होगी। अच्छा मान लेते हैं 20,000 की। ठीक है। तो जब आप यहां से निकलोगे ना, और चूंकि आप एएनआई में हो, तो आपका जूता नाइक का 12,000, 20,000 की घड़ी, ठीक कमा लेता होगा, हाँ? और यहीं पे अगर आपके हाथ में रोलेक्स का लिमिटेड एडिशन होता 25 लाख का, और बर्बरी की शर्ट होती 1.5 लाख की, और लुई विक्टन का जूता होता 3.5 लाख का, तो लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, बाबूजी। आज के इस युग में आत्मा की कीमत नहीं है, इसलिए तो लोग बाहर से बड़े प्रॉस्पर दिखाई पड़ रहे हैं, समृद्ध, और बर्बरी और लुई विक्टन। मैं तो वैसे कुर्ता पहनता हूं, आज एएनआई पे आना था। आपने कौन सी घड़ी पहन रखी है? मैंने पहन ये महंगी लग रही है। रिसॉर्ट की है। लग रही है, ये भी 30-40 हज़ार की तो होगी। 32,000 की है, ज्यादा नहीं कमाता है। तो अब क्या हुआ, जैसे एक कंट्री का मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान से हमारे साथ जो लोग रहते हैं, कहते हैं 4-4 गाड़ी चलो यार, और डिफेंडर ले लो। और डिफेंडर क्या काम करती है पूर्वांचल में? मेरा एक दोस्त है, उससे मांग के लेके चला गया, भाई साहब बगल के गांव के लोग देखने आए, भैया डिफेंडर खरीदी है, 2.5 करोड़ की तो है, भैया सेल्फी ले ले। अरे जाहिल, हम गांव आए हैं, हमसे पूछ लो कि कॉम्पिटिशन्स कैसे निकलते हैं। पढ़ना और कंपटीशन दोनों बिल्कुल अलग चीज है। तो जिस कंट्री में, जिस समाज में, जिस एरा में कैपिटलिज्म का युग है ना, अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रेन में बैठे हो, हर आदमी देखता हुआ जाएगा, आपके पास कितना पैसा है, और आप इकोनॉमी में बैठे हो, दबे कुचले ऐसे बैठे हो, और गलती से आपकी मिडिल सीट मिल गई है, तो आप माने जाओगे भिखमंगा है, फालतू वाली बात, कुछ नहीं, बीच में बैठा हुआ था। तो पावर, पैसा और कैपिटलिज्म, ये जो आज का समय है कैपिटलिज्म, मतलब जब आप, पहले मुझे याद है बहुत कि क्या बर्थ ऑफ ईयर है? 97। अच्छा, तो फिर आपने तो देखा नहीं। 1980s में एक घड़ी होती थी HMT, सुना है ना? एक जूता बहुत अच्छा माना जाता था, बाटा, कपड़ा रेमंड्स, वो भी हमें टेलर के पास जाके हाथ जोड़ना होता था कि अकरम भाई होली में दे देना यार, एक दिन पहले। अब आप मॉल में जाओ, शॉपर स्टॉप पहुंच गए, आप वॉच वाले सेक्शन में चले गए, और भाई साहब 10,000 से शुरू होती है वॉच, और 20 लाख 25 लाख। फिर आप कपड़े के यूनिट में चले गए, फिर आप शूज के यूनिट में चले गए, अनलिमिटेड। आदमी पागल की तरह इसे देखता रहता। तो अब जिसके पास ऑप्शन है इन सब चीजों को पूरा करने का,
तो वो तो करेगा। वो भी कब करेगा जब उसकी जनता को मतलब ही नहीं। इस देश में कोई जनता जाके नेता से नहीं कहती कि यार तुम इलेक्शन लड़े थे तो तुम्हारे पास स्कूटर था, 15 साल में तुम कहां से ले आए 30,000 करोड़ की संपत्ति? अच्छा जिन्न पकड़े होगे? नहीं, भारत के नेताओं के पास जिन्न है, इसलिए जनता नहीं पूछती। जनता सोचती कि अरे भैया जिन्न रखें। एक से एक नेता भारत में जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो कुछ नहीं थे, अगर उनकी इंक्वायरी हो जाए, लेकिन जनता उसको वैभव के रूप में देखती है कि भैया आए थे, भैया 150 गाड़ियां थी भैया के साथ। तो जहां राजा बेहोश है वहां उसके नौकर मस्त अय्याशी नहीं करेंगे। इस देश का राजा बेहोश है, इस देश की जनता नेता के सामने हाथ जोड़ के खड़ी, मंत्री का पैर छू रही है। हमने, मेरे दोस्त थे इलेक्शन के टाइम, तो एक नेताजी का पैर छू रहे तो बोला करो कि क्या हुआ? अरे तुम्हारा फूफा है? कहे नहीं भैया। तब क्यों पैर छुए? पैर गुरु का छुआ जाता है, पैर माँ बाप का छुआ जाता है, और पैर उस आदमी का छुआ जाता है जिसने आपका जीवन बदला हो। इलेक्शन में मुझसे लोगों ने कहा, एक पार्क था उसमें कई सारे बुजुर्ग लोग बैठते थे, तो उसमें एक साहब थे, वो बड़ा मुझको लाइक करते थे, मुझे बताते थे डेली कि ये कर लीजिए वो। तो एक दिन उनको बुलाया, सीधा रही तो क्या पैर छुइए महाराज सबका, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, आदमी हो, औरत हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, ऊंट हो। वो देखिए आपका विरोधिया लेट जा रहा है जाके। मैंने उनसे कहा चाचा आज तो कह दिए, अब मत कहना। 40,000 वोट से हार जाएंगे, 4 लाख वोट से हार जाएंगे, पैर नहीं छुएंगे किसी का। किसी का मतलब गुरु का छुएंगे, माँ बाप का छुएंगे, हर उस व्यक्ति का छुएंगे जिसका मेरे जीवन के परिवर्तन में योगदान है। वोट के लिए ए भैया भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, तुम्हारे लिए काम करने आ रहे हैं, और पैर छुए तुम्हारा, ना हो पाएगा। तो इस देश की जनता को जागना पड़ेगा, नहीं तो ये जो उसके नौकर हैं, कौन? ब्यूरोक्रेट और नेता। कौन है ये ब्यूरोक्रेट और नेता? ये इस देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, नौकर हैं। तो राजा कौन हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है। और वो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वो अपने नौकर के आगे हाथ जोड़े खड़ा। आप मस्ती कर रहे हो। ये है इस देश की। Your opinion, what should be done to change this country? Nothing. I tell you, see, as a policymaker, as a politician, or as a citizen. As a citizens, we must have some responsibility to adhere to or to, take care of. जिस दिन इस देश की जनता चौराहों पे, चाय के नुक्कड़ों पे, घरों में, फंक्शंस में नेशनल इनकम पे डिस्कस करती हुई दिखाई पड़ जाएगी नमन भाई, और जीडीपी का कितना शेयर एजुकेशन को, कितना शेयर इंडस्ट्री को, कितना शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप समझ लेना उस दिन ये देश बदल जाएगा। यानी एजुकेशन लाजवाब हो जाए। भारत कब महान था? जब भारत में तक्षशिला था, जब भारत में नालंदा था। आज अमेरिका महान है क्योंकि पूरी दुनिया फिलाडेल्फिया पढ़ने जाना चाहती है, बॉस्टन पढ़ने जाना चाहती है। आज इंग्लैंड महान है, सब ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाना चाहते हैं। हर वो कंट्री जहां की एजुकेशनल सिस्टम महान है, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी महान है। आज अगर हम देखें, कौन है जो पाकिस्तान पढ़ने जाना चाहता है? किसका सपना है? किसका सपना है कि भैया काबुल यूनिवर्सिटी में नाम ले जाता तो बम बनाना सीख लेते भैया? है भारत का लड़का, भारत का एमबीबीएस करने कहां जा रहा है? जॉर्जिया, हंगरी, चाइना। एक साहब हमसे कहा कि चाइना से तो हम अमृत मिलने लगे तो ना खरीदे। अरे मैंने कहा यार तुम तो मत कहो। तो क्यों? हमने कहा तेरी बिटिया वहां से एमबीबीएस कर रही है। अरे भैया ये तो देखो पढ़ाई अलग चीज है यार, बताओ। एक आदमी है वो भारत का पैसा बचा रहा है, बाबा रामदेव, कुछ तो अच्छा कर ही रहा है ना। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बाबा रामदेव को भगवान घोषित किया जाएगा। भगवान? हाँ, मैं बता दूं क्यों। 47 में इंडिया पैदा हुआ, 1947। बच्चा छोटा सा, उस छोटे से बच्चे के सामने अंडरटेकर
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और खली यूएसएसआर। अगर उस वक्त हम अपनी इकोनॉमी ओपन कर देते तो ये दोनों मिलकर उस बच्चे को मार डालते। मरता कि नहीं मरता? और जब वो बच्चा मरता, इकोनॉमी अगर मरती तो कंट्री भी मर जाती। भाई कौटिल्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र, वो है पॉलिटी की किताब। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। बिना अर्थव्यवस्था के साम्राज्य हो ही नहीं सकता। तो अब हमने कहा पहले हम अपने बच्चे को डाबर लाल तेल लगाएंगे और डाबर जन्म भुट्टी पिलाएंगे, इसको मजबूत करेंगे, तब लड़ाएंगे इन दोनों पहलवानों से। लेकिन एक दुर्घटना घट गई। दुर्घटना ये घटी कि हमारा जो एलपीजी था वो फोर्स्ड एलपीजी था, मजबूरी का। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत नहीं था, इंडस्ट्रियल क्राइसिस से गुजर रहा था भारत, और हमने अपना बाजार खोल दिया। और जैसे ही खोला वैसे ही पेप्सी और रैंगलर, एडिडास, नाइक सब कूद पड़े। ये आप 91 की बात कर रहे थे? 91 की बात कर रहा हूं। उसी वक्त क्या हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ा, नगर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उसके पॉजिटिव पहलू भी थे। तो उसके साथ साथ क्या बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, थायराइड बढ़ा, डायबिटीज बढ़ा। तो बाबा आया, डायबिटीज बढ़ गया जी, लो कपाल भाती करो। उस आदमी ने इस देश को योग में घर घर पहुंचाया। आज मैं, आपको लगता है राजनीति में नहीं घुसना चाहिए था, राजनीतिक मुद्दों से दूर रहना चाहिए था बाबा रामदेव को? बाबा जो किए वो अच्छा किए। कभी कभी क्या होता है कि हम, जैसे अगर हमसे कोई योग पे बहुत सवाल करे तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि बाबा भी शायद राजनीति को बहुत कायदे से नहीं पहचानते थे। हम जब कहीं कहीं घुस जाते तो हमें पता चलता कि अरे यार यहाँ ऐसा होता है, तो नहीं जानते थे। तो थोड़ी बहुत एरर हो गई तो वो अलग बात है। अब केलॉग्स को भी, अब हम डायबिटीज को भी प्राकृतिक रूप से कंट्रोल कर रहे हैं बाय योगा। और केलॉग्स के बदले हम क्या बेच रहे हैं, पतंजलि का भी कॉर्नफ्लेक्स बेच रहे हैं। तो उस आदमी ने हमारी कंट्री को, हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ को बचाया कि नहीं बचाया? हमारे कल्चर को बचाया कि नहीं बचाया? वो कौन सा रोड है लंदन का, जर्किंग रोड, पतंजलि स्टोर देख के इतना मजा आता है ना उसमें। मतलब लंदन, अगर आज की डेट में हिंदुस्तान की ऐसी 50 ब्रांड हो जाए जो दुनिया के मार्केट पे, भाई अमेरिका क्यों पावरफुल है? एप्पल की वजह से है ना। चाइना क्यों पावरफुल है? वन प्लस। कोई दुनिया में भारत का फोन खरीद रहा है। तो जब 21st सेंचुरी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बाबा रामदेव को जो है, आप किस चीज को ब्लेम करेंगे? हमारा जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हमारे पास एक भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं है, लाइक एप्पल, गूगल, मेटा, निविडिया, नथिंग वी हैव दैट द वर्ल्ड इज यूजिंग। कोई ऐप नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है। जिस कंट्री में बच्चे के पैदा होते ही ये डिसाइड हो जाए कि इसको नौकर बनाना है, शायद ही कोई घर हो जिसमें कोई आदमी अपने बेटे से कहता कि बेटा तू कैपिटलिस्ट बन, तू बेटा पॉलिटिक्स नेता बन ना, बचपन से। इफ यू डोंट गेट गुड मार्क्स, आई टेल यू, यू विल नॉट हैव एनी प्लेस इन द सोसाइटी। नर्सरी का बच्चा, उसका परसेंटेज, वो तो शुक्र है भगवान का कि स्कूलों ने कह दिया कि भाई 5th तक एग्जाम ही नहीं होगा, नहीं तो नर्सरी के बच्चे कंसंट्रेशन कैंपों में रह रहे थे। तो जहां नौकरी को इतनी वैल्यू दी जाती हो, इनको पता ही नहीं है, ये बड़ा प्यारा सवाल था इस सेशन का, इनको पता ही नहीं है कि नेशन बनते कैसे हैं। सीरिया को कोई प्रोडक्ट बताइए जो पूरी दुनिया में फेमस हो। इराक का, ईरान का नहीं है ना, लेकिन साउथ कोरिया का सैमसंग सबको पता है, जापान का सोनी सबको पता है, टोयोटा सबको पता है, अमेरिका का एप्पल तो खैर, एप्पल, मेटा, जर्मनी मर्सिडीज। तमन्ना है लोगों की कि फॉर्मेटिक में बैठ जाए तो मजा आ जाए। भाई साहब गाड़ी कूदती नहीं है। इंग्लैंड एमजी हेक्टर। We also have Tata, Mahindra, they are also catching up. हमारे पास 205 खरबपति हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा यूएस के पास है 962। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिस दिन इस देश के लोगों को एहसास हो जाए कि भैया मार्केट तो हमारे पास है 150 करोड़, हमें बाहर मार्केट ढूंढनी नहीं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास, कैपिटल
स्टॉक एक्सचेंज रोटेट करेंगे पैसा, मार्केट से उठाएंगे। कैपिटल तो अमेरिका के पास भी नहीं थी 1787 में, पर वर्ल्ड पावर बना ना, वहीं से तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया। भाई अगर मैं कोई प्रपोजल एएनआई को देता हूं कि साहब ये प्रपोजल है, करते हैं इसको, और अगर एएनआई को लगा कि हाँ यार तो बड़ा शानदार प्रपोजल है, तो एएनआई पैसा नहीं लगाएगा? लगाएगा। प्रपोजल, बिजनेसमैन को कितने इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे खास बात क्या है? एक लॉबी है जो कहती है भैया हम कुछ करेंगे नहीं, पैसा चाहिए। हाँ, क्या है प्रपोजल, दिखाओ। देखा साहब ये प्रपोजल, उसको मजा आ गया, कितना पैसा चाहिए? 50 करोड़, लो। व्हाट इज कैपिटलिज्म? रोटेशन ऑफ वेल्थ। तो जिस दिन इस कंट्री का, अब इस कंट्री के पास क्या है? पॉपुलेशन है 1 बिलियन 50 करोड़। इस कंट्री के पास ह्यूमन रिसोर्स है, इस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स है। आइडियोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रट रहा है बच्चा। बॉडी एट्रस्ट विल बी एट्रस्ट, बॉडी एट्रस्ट विल बी एट्रस्ट, बॉडी एट्रस्ट विल बी एट्रस्ट। Do you see anything will be changing in the next 5 years? कुछ होगा चेंज अगले 5, 10, 15? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। यूरोप में किसी जमाने में लोग कहते थे कि यूरोप कभी नहीं बदलेगा। लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस और इंक्विजिशन, कोई धर्म के खिलाफ बोल दे तो मार डाला जाता था। कितना बेहतरीन यूरोप बदला, तो बदलेगा, भारत भी बदलेगा। Do you think people take religion so seriously in this country? Religion should be taken seriously, but Don't you not, think- but not superstition. People take superstition very seriously. They don't take religion seriously. अगर हनुमान चालीसा कोई आदमी समझ ले, हनुमान चालीसा सिर्फ समझ ले, कितने लोग इस देश में जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। राम रसायन तुमरे पसा सदा और रगबत के दासा। ये हनुमान कौन है? ये सांसें हैं। मन क्या है? बाली, सिगरेट पिलवा दे रहा है। पता है आपको, कुछ लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपको पता है कि मेरे एक परिचित को कैंसर हो चुका है, लंग्स, सब कुछ पता है सबको। अब उसकी जो पहली लाइन है, शिर गुरु चरण सरोज रज, जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो ध्यान आप सीख नहीं पाओगे। निजमन मुकुर सुधार, वरना और एक बार विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सिगरेट पी रहा हूं गुरु जी, शराब पी रहा हूं, डिप्रेशन में हूं, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या। लोग मंदिर जाके भगवान से कह रहे मर्सिडीज दिला दो। अरे विजडम ले लो, मर्सिडीज वाले तुम्हारे घर हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। विजडम कीमती है। भगवान आईएएस बनवा दो, और अगर आईएएस आके तुमसे आशीर्वाद लेने लगे तो, महारानी मूवी में गौरी शंकर पांडे जाके बाबा जी का पैर दबा रहे, बाबा एक बार बचा लीजिए। विजडम, इस दुनिया को पता ही नहीं है कि कीमती क्या है। विजडम कीमती है, नॉलेज से भी ज्यादा कीमती है। नॉलेज इज द मेन सोर्स टू इम्बाइब विजडम। बस यही इंपॉर्टेंस है नॉलेज की। अगर नॉलेज विजडम नहीं पैदा कर रही है तो वो यूजलेस है। तो अब हनुमान चालीसा कितनी वो है कि मांगना क्या है, किसके पास जाना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सासे ज्ञान का सागर है। राम दूत अतुलित बलधामा, ये चेतना के दूत हैं। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। यही तो है गजल। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। राम दूत अतुलित बलधामा, ये सांसें राम की दूत है, बता रही कि चेतना अभी तक तुम्हारे शरीर में है, अतुलित बल। लेकिन पढ़े जा रहे। अरे भैया उससे इंप्लीमेंट करो। अगर हनुमान चालीसा को कोई इंप्लीमेंट कर दे और 6 महीने में उसका जीवन ना बदल जाए तो उसके घर में 1 साल आके पोछा लगा के जाया करेंगे। इतनी ताकत है हनुमान चालीसा में। रिलीजन इज नॉट बैड, पाखंड खराब है। अब मुसलमान है भैया, हम लोग बहुत परेशान हैं। अरे पागल, तारिक बिन जायद 7,000 लोगों को लेकर स्पेन पे कब्जा कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को मोटिवेशन की क्या जरूरत है? ईमान है उसके पास, ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। पर अब सवाल यह उठता है कि ईमान आएगा कैसे? तो मोहम्मद साहब तैफ गए तो वहां के लोगों ने बड़ा पत्थर मारा, एक दांत टूट गया, सर फट गया। तो जिब्राइल ने कहा, फरिश्ता है जिब्राइल साहब, तो जिब्राइल ने कहा कि कहो तो इस शहर को खत्म कर दो, 2 पहाड़ों के बीच दबा दो। अरे बोले नहीं यार, आज ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, कल समझेंगे, मानेंगे, और आज मान रहे हैं। तो क्या है मोहम्मद साहब के पास? धैर्य। इन अल्लाह मा साबरीन, खुदा उसी के साथ रहता है जिसके पास सब्र है। तो
तो मुसलमान को चेक करे ना मुसलमान कि मेरे अंदर है कि नहीं, और नहीं है तो कहां बड़े बन पाओगे। हजरत अली, युद्ध का मैदान चल रहा, दुश्मन को पटक दिया उठाकर, और खंजर निकाला मारने के लिए, दुश्मन ने मुंह पे थूक दिया तो उन्होंने कहा जा, अब नहीं मारेंगे तुझे। उसने कहा क्यों? कहा नहीं, जाओ। अरे बोला क्या हो गया? कहा भाई आप नहीं मारेंगे। वो टेंशन में लगा कि भाई मैं तेरा जाने दुश्मन हूं, तुझे मौका मिल गया, तू मार मुझे। कहा ना, अब नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा अच्छा बता दो काहे नहीं मारोगे। कहा जब तक मैं तेरे सीने पे बैठा, खंजर निकाला, तब तक मेरे अंदर क्रोध नहीं था, तूने जैसे थूका मेरे ऊपर क्रोध आ गया। क्रोध में नहीं मारेंगे। क्या कब्जा है मन पर कि युद्ध के मैदान में क्रोध नहीं है। यहां मुसलमान मस्जिद में क्रोधित बैठा हुआ है। भैया बीजेपी सरकार हमको बहुत परेशान कर रहा है। कैसे? तुम्हारी गाड़ी चुरा ले गए? नहीं नहीं भैया बस कर रहा है। अरे तो कैसे कर रहा है? नहीं भैया पटाखा दगवा दिया रेखा गुप्ता जी ने, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उससे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं भैया। हिंदुओं को तो वायु देवता ने कवर कर रखा है। हिंदू तो वायु देवता का पूजा कर रहा है, तो वायु देवता की पूजा का, तो दिल्ली में क्या हो रहा है कि जो वायु देवता है उन्होंने हिंदुओं को कवर कर लिया है कि भाई देख तेरा नाम क्या है? अवध ओझा, जा, तेरे लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है। तेरा नाम क्या है भाई? जी श्याम शुक्ला नाम है। हाँ जा, तू भी बचा हुआ है। तेरा नाम क्या है? सलमान। तो प्रदूषण का इसको लंग्स कैंसर करवाओ। ये है भैया, अगर देश में कोई प्रॉब्लम है तो सबको है। जिससे प्रदूषण है दिल्ली में, तो उससे क्या प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू मुसलमानों को है? जो दिल्ली में रह रहा है सबको है। तो रिलीजन इज नेवर टू बी निग्लेक्टेड। वो जो प्राइसलेस क्वालिटीज हैं, धैर्य, मन पर कब्जा, साहस, विजडम, वो सब रिलीजन से आती है। प्राइसलेस क्वालिटीज, उनकी कोई कीमत नहीं है। स्कूल में आप जाके पढ़ो, क्या बना देगा? ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बना देगा, डॉक्टर बना देगा, लेकिन अगर विजडम नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। अब हमारे मोदी जी हैं, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री, विजडम के बल पे। सामने को पता है कहां क्या बोलना है। अब वही ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ अगर कोई आदमी राजनीति कर रहा होता और पीएम होता, तो बिहार में जाके बोलता, आई टेल यू द चेंजेस आई हैव डन इन द इंडियन इकोनॉमी। सब लिखे अनंत सिंह कितने वायरल हो रहे हैं। अरे पागल आ कहीं का, लाओ सिगरेट। और पत्रकार जा रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़े चैनल को, पत्रकार को मैंने देखा ह्यूमिलिएट होते हुए। प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ अ नेशन एंड डेमोक्रेसी। तो इस तरह थोड़ी जाएगा। अगर पत्रकार हाथ जोड़ ले, एक पत्रकार को तो मैंने हाथ जोड़ते हुए देखा। अरे नहीं नहीं साहब, आप तो छोटे सरकार है। वो बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं, तो उनको मैंने देखा। उन्होंने पूछा कि नीतीश सरकार में भी तो हत्याएं हो रही हैं, कहा आप यहां बैठे भी मैं आपको मार दूं तो? अरे बोले नहीं साहब। तो इस देश में अगर एक चीज बदल जाए, बस सिर्फ एक चीज, तो ये देश अगले 10 साल में बदल जाएगा। और वो है इस देश की एजुकेशन सिस्टम, रैशनल और ह्यूमन। चुनाव में एक शर्त पे लड़ सकता हूं, अगर मैं लड़ा कभी भविष्य में। बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ लेंगे? बीजेपी वाले हमको लेंगे नहीं, हमारा झगड़ा हो जाएगा। बीजेपी वालों को आदत पड़ गई लोगों से पैर छुआने की। पैर छूने से आपको बड़ी दिक्कत है? नहीं, पैर छूने से दिक्कत नहीं है। किसके छूने उससे दिक्कत है? सम्मान में छूने। अरे जब मैं 24 में टिकट मांग रहा था तो एक नेताजी से मिलने गया, तो जो आदमी मुझे ले गया था, मैं दरवाजे से लौटाया। जो आदमी मुझे ले जा रहा था उसने कहा भैया, हमने कहा पैर छू लीजिएगा। मैं चाटा नहीं चाहिए टिकट। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया? अरे ये जनता भगवान है। अगर कभी किसी इलेक्शन में, किसी विधानसभा या लोकसभा की जनता ने 10,000 लोगों ने आकर मुझसे कह दिया अवध भाई चुनाव लड़ जाओ, तो लड़ जाएंगे। बाकी तो या मस्ती के मूड में आ गया कि चलो एक बार और हारा जाए, मजा लिया जाए, पब्लिक के बीच घूमा जाए, तो
लड़ जाएंगे, मजा लेने के मूड में अगर आ गए कि जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, 2-3 चाटा मार दिया किसी को, पान खा के दीवार पे थूक रहे हैं, पकड़ के बाद लड़ा दिया दीवार में, तब इनको लगा भी तो बहुत बदतमीज टाइप का नेता है यार, तो इनकी थोड़ा सा कॉन्शियस जगेगी, तो इनको लगा कि नहीं है इसी को टिकट वोट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद एएनआई।